सुभाष चंद्र बोस। जन्म 23 जनवरी 1897। स्थान कटक, उड़ीसा। माता का नाम श्रीमती प्रभावती देवी। पिता का नाम श्री जानकी नाथ बोस। बड़े भाई का नाम श्री शरद चंद्र बोस। आपके पास 6 बहन और 7 भाई थे। पत्नी का नाम श्रीमती एमिली शेकल। पुत्री का नाम अनीता बोस। राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास। आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल। जीवन चरित्र स्प्रिंगिंग टाइगर। आपका जेपी सर आज 23 जनवरी सन 2023 को आज़ादी की लड़ाई के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के शुभ अवसर पर उनके जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डाल रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि यह आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। प्यारे छात्रों, सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बड़े मेधावी छात्र रहे। यूरोपियन स्कूल कटक से कक्षा 10वीं में द्वितीय रैंक प्राप्त किया। स्कूलिंग के बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ उन्हें स्टूडेंट्स काउंसिल का हेड बना दिया गया। वहाँ अंग्रेज प्रोफेसर हुआ करते थे। वे भारतीय छात्रों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करते थे। यह बात जब सुभाष जी को पता चली तब उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल से शिकायत की। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि चोर प्रोफेसर रो भारतीय छात्रों को इतने क्यों पीट रहे हैं। इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। विभागाध्यक्ष ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। विवश होकर नेताजी को स्ट्राइक करना पड़ा। स्ट्राइक हुई तो बात अखबारों में आ गया। अंततः दुराचारी प्रोफेसर रो को माफ़ी मांगनी ही पड़ी। किंतु मिस्टर रो अपनी आदत में सुधार नहीं किए। वे बच्चों को वैसे ही पीटते रहे। इस बार जब उन्होंने बच्चों को पीटा तो बच्चों ने उन्हें उल्टा ही पीट दिया। यह बात जब प्रिंसिपल के पास गई तो प्रिंसिपल ने नेताजी को बुलाकर कहा कि तुमने पीठ पीछे वार किया। तो नेताजी बोले, पीठ पीछे नहीं, सामने से किया हूँ, कायर नहीं हूँ। हम इस चक्कर में उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाता है। तत्पश्चात एक आयोग का गठन होता है।
आयोग ने निर्णय लिया कि यदि वह माफ़ी मांग लें तो कॉलेज में उनका पुनः प्रवेश हो सकता है। किंतु नेताजी ने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने कहा, गलत के आगे झुकना नहीं है और सही से मुंह मोड़ना नहीं है। अतः नेताजी को उग्र राष्ट्र गतिविधियों के कारण कॉलेज से निलंबित कर दिया गया। इनके पिताजी बैरिस्टर थे। उन्होंने बुलाया और उनसे कहा, सुभाष, अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम 4 वर्षों के लिए लंदन जाकर ICS की तैयारी करो। उन्होंने ऐसा ही किया। नेताजी इतने तीव्र बुद्धि के थे कि वे 4 वर्ष की पढ़ाई 7 महीने में कर ली। इस भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में उनकी रैंक 4थी थी। उसी समय उन्होंने आज़ाद भारत की सपना देखी तथा बंगाल के चित्तरंजन दास जी से नेताजी को असीम प्रेम था। एक दिन नेताजी ने अपनी माँ से कहा, हम ब्रिटिश अधिकारियों के पद पर रहकर ब्रिटिश के लिए काम नहीं कर सकते हैं। उनकी माताजी ने कहा, आपके पिताजी की इच्छा ICS की परीक्षा पास करने की थी, अतः तुमने उसमें सफलता हासिल करके पिताजी को संतुष्ट किया। अब आपकी जो इच्छा हो सो करो। हम माता पिता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। नेताजी अपने माताजी से प्रभावित होकर उन्होंने 1921 ईस्वी में ही सिविल सर्विस की नौकरी को लात मार दी। इस खबर से सभी लोग स्तब्ध हो गए। किंतु आप जानते हैं कि जब राष्ट्र प्रेम का शोला दिल में घर कर जाता है, दुनिया का हर सुख फीका नजर आता है। नेताजी ने कहा, मेरा जन्म देश को लूटने के लिए नहीं बल्कि कुछ करने के लिए हुआ है। इस बात से सब लोग हैरान हो गए और लोग उनसे मिलना चाहते थे कि कौन है वो व्यक्ति जो मखमली बिस्तर को छोड़कर कांटा भरी जमीन चुना है केवल देश सेवा के लिए। इंग्लैंड से आने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने भाई शरत चंद्र से मिले, जो कांग्रेस के नेता थे। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने की सलाह दी। टैगोर जी ने नेताजी से कहा, यदि आपको अहिंसा व पराक्रम दिखाना है तो महात्मा गांधी से मिलिए। नेताजी ने अब उनसे कहा, मेरे दिल में तो चित्तरंजन दास जी बसे हैं। यदि आप गांधी जी के पास भेजते हैं तो हमें स्वीकार है। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू कर रखा था। नेताजी ने उसमें हिस्सा लिया। नेताजी ने गांधी जी से कहा, हमारे मन में चित्तरंजन दास जी बसते हैं। तो गांधी जी ने कहा, ठीक है, आपका जहां मन लगे देश के किसी भी कोने में प्रस्थान कीजिए, फिर वहां से देश की सेवा कीजिए। नेताजी चित्तरंजन दास के संपर्क में आ पहुँचे। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी गुजरात के बारदौली में थे। उन्होंने सोचा कि हिंसा ज़्यादा न फैल जाए, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस पर नेताजी का वक्तव्य आया कि गांधी जी ने आंदोलन को बड़े किया, यह किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। इसका दुर्भाग्य है जब जनता का उत्साह चरम पर था तब उसे बंद किया गया। नेताजी को पहली बार असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया और 6 माह के बाद रिहा किया गया। सन 1928 के दौरान कांग्रेस एक मजबूत आंदोलन बन चुका था। स्वतंत्रता की मांग
पूरे देश में गूंज रही थी। भारतीयों की स्वतंत्रता की मांग को देखते हुए साल 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत को डोमिनियल स्टेट्स देने की घोषणा की थी। इरविन के इस पेशकश से गांधी जी व नेहरू जी सहमत दिख रहे थे, किंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यह शर्त पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, स्वतंत्र उपनिवेश का तात्पर्य हमारे देश के अंदर अपना संविधान होगा और सैन्य शासन होगा, झंडा होगा तथा हम स्वतंत्र हो गए, अर्थात सब कुछ होगा, किंतु किसी भी कार्य योजना पर ब्रिटिश सम्राट की सहमति आवश्यक होगी। इस प्रकार भारत अंग्रेजों का कठपुतली बनकर रह जाएगा। अतः हमें ऐसी स्वतंत्रता मंजूर नहीं है, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी व नेहरू के साथ मतभेद था, किंतु मनभेद नहीं था। अंदर से वे दोस्त थे। नेताजी ने 1930 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए झंडा फहराया। इस प्रकार नेताजी की कद बढ़ने लगी। नेताजी गरम दल के थे और गांधी जी व नेहरू नरम दल के थे। नेताजी ने कहा, इस समय विश्व में युद्ध का माहौल चल रहा है, अंग्रेज कमज़ोर पड़ रहे हैं, यही अच्छा समय है, हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध होना तय है, इस समय इनको तोड़ा जा सकता है। गांधी जी बोले, मुझे आपका तरीका पसंद नहीं है, क्यों न चुनाव करा दिया जाए। नेताजी तैयार हो गए। गांधी जी ने नेताजी को हराने के लिए अपना आदमी सीतारमैया को खड़ा कर दिया तथा सभी मतदाताओं को सूचित कर दिया कि यह चुनाव सीतारमैया नहीं, मैं लड़ रहा हूँ, समझो वो जीता तो मैं जीता। और इधर नेताजी गांधी जी का आशीर्वाद लेकर निकले और जब चुनाव के परिणाम आए तो गांधी के विपरीत परिणाम आया। सीतारमैया जी को 1375 मत मिले, जबकि नेताजी को 1580 मत मिले। यह चुनाव 1939 में हुआ था। 1 मई 1939 ईस्वी को नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब नेताजी का कद गांधी जी से ज़्यादा बढ़ गया था। गांधी जी नेताजी से नाराज नहीं थी, किंतु वे उनकी विचारधाराओं से संतुष्ट नहीं थे। गांधी का विचार था कि इस समय हमारा शत्रु युद्ध की ओर जा रहा है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसे तंग नहीं करना चाहिए। नेताजी ने कहा कि ये क्या बात है, उधर पूरी दुनिया लड़ रही है, तो आप क्यों इधर थप्पड़ मार लो, उधर थप्पड़ मार लो बोल रहे हैं। गांधी जी ने नेताजी से कहा कि अब आपको अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। नेताजी ने तुरंत एकलव्य जैसे सच्चे शिष्य की तरह त्याग पत्र दे दिया। नेताजी ने कहा कि हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, किंतु हमारे मकसद एक ही हैं। वे वहाँ से चले गए। कांग्रेस उनका सहयोग करना छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने इन्हें 11 बार जेल में डाला था। इधर 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गई। नेताजी जब जेल से बाहर आए तो उनके घर पर सीआईडी लगा दी और इन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। इधर 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुकी थी, जिसमें एक तरफ अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रांस, चीन आदि देश, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी, इटली, जापान आदि देश हैं। नेताजी ने सोचा, क्यों न हम किसी से मित्रता कर लूं। नेताजी जर्मनी जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वे जानते थे कि दुश्मन का दोस्त मेरा दोस्त। नेताजी अपने दोस्त
मियाँ अकबर शाह व 20 वर्षीय भतीजा शिशिर बोस की मदद से काबुल की रास्ते रूस पहुँचे। वे हिटलर से मिलना चाहते थे, जो बड़ा मुश्किल कार्य था क्योंकि कोई हिटलर को पहचान नहीं पाता था। हिटलर अपने हमशक्ल का कई बहुरूपी पाल रखा था जो उसके कार्य को देखते थे। 29 मई 1942 को हिटलर से मिलने का मौका मिला। जब नेताजी ड्राइंग रूम में बैठे तो अचानक एक आदमी आया। उसने बोला, हेलो, मैं हिटलर हूँ। उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। नेताजी ने बोला, मेरा नाम सुभाष है, मैं भारत से आया हूँ और मैं आपसे नहीं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। हिटलर हैरान हो गया, बोला कि मैं ही तो हिटलर हूँ। फिर वे वापस चले गए। ऐसे ही 4 बहुरूपी आए और 5वीं बार वास्तविक हिटलर आया। उसने खड़ा होकर पूछा, क्या बात है, किससे मिलना है? नेताजी समझ गए। उन्होंने बोला कि मैं भारत से सुभाष चंद्र बोस हूँ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे मिलने का मौका दिया। हिटलर हैरान हो गया। उसने कहा, पहले ये बताओ, तुमने मुझे कैसे पहचाना? मुझे कोई पहचान नहीं पाता है। नेताजी ने बोला, मैं अपनी मदद मांगने आपकी चौखट पर आया हूँ। आपका स्वभाव गर्वात्मक होना चाहिए, लेकिन जो आते थे पहले वे हाथ बढ़ा देते थे कि हम हिटलर हैं, तो मैं उसी समय समझ जाता कि पराधीन देश से कोई मिलने आएगा तो वह इस प्रकार से नहीं मिलेगा। हिटलर नेताजी की बात सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ कि यह तो बहुत बुद्धिमान है। हिटलर ने नेताजी को सहयोग करने का आश्वासन दिया और युद्ध के दौरान इंग्लैंड की तरफ से लड़ने वाले 1000 भारतीय सैनिकों को बंदी बना रखा था। उन बंदियों को नेताजी को सौंप दिया और नेताजी उन्हें आज़ाद हिंद फौज में शामिल कर लिया। अंग्रेज़ों को नेताजी को कि जर्मनी में होने की सूचना मिल गई। हिटलर ने नेताजी को एक जर्मनी की पनडुब्बी दी जो 90 दिनों में सुमात्रा पहुंची। नेताजी वहां से टोक्यो गए। वहां वे जापान के प्रधानमंत्री से मिले। जापानी प्रधानमंत्री नेताजी के विचारों से प्रभावित हुए और उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि हम भारत को स्वतंत्र कराने में पूरा सहयोग करेंगे। इस समय सिंगापुर में अंग्रेज़ों की युद्ध चल रही थी। नेताजी जानते थे कि सिंगापुर व जापान का झगड़ा था, जहां 85,000 ब्रिटिश सैनिक थे, जिसमें 45,000 भारतीय सैनिक थे। इन्होंने पहले से ही योजना बना रखी थी। नेताजी ने जापानी प्रधानमंत्री से बोले, जब आप सिंगापुर में बम गिराओगे तो वहां बम के साथ पर्चे फेंक देना। उसमें तमिल, संस्कृत, हिंदी में लिख दो कि तुम भारतीय कब तक अंग्रेज़ों के गुलाम बनकर उनके साथ लड़ते रहोगे। जब भारतीय सैनिकों ने इसे पढ़ा तो उनके फौज में विद्रोह शुरू हो गया। इस प्रकार जापानी प्रधानमंत्री जी को नेताजी की योजना अच्छी लगी। अब सिंगापुर जापान का हो गया। सिंगापुर से ही नेताजी को 45,000 भारतीय सैनिक मिल गए, जिसे पहले रास बिहारी बोस देखते थे। वह अब नेताजी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज हो गया। इसके बाद वह फौज के साथ बर्मा पहुँचे। बर्मा में ही बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वाला नारा दिया। इसी समय सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के रूप में भी सम्मानित किया गया। 21 अक्टूबर 1943 को अंततः सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में ही आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी। जापान, इटली, चीन, जर्मनी आदि देशों ने, आयरलैंड देशों की सरकारों ने उनकी सरकार को मान्यता दी। बाद में उन्होंने बर्मा में रंगून को अपनी अस्थायी सरकार की राजधानी बनाया
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीतकर इसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा और यहीं से अनुशासित और व्यवस्थापूर्ण ढंग से आज़ाद हिंद सरकार का कार्य चलाने लगे। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और युद्ध में विजय के लिए आशीर्वाद व शुभकामनाएं मांगी। दिल्ली चलो का नारा देकर उन्होंने अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाया एवं कोहिमा व मणिपुर के युद्ध में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। परंतु ब्रिटिश सरकार की वायुसेना के सामने आज़ाद हिंद फौज कब तक टिकी रहती। सुभाष चंद्र बोस को रंगून छोड़ना पड़ा। 19 मई 1943 को अंग्रेज़ों ने रंगून पर पुनः कब्जा जमा लिया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार जापान व जर्मनी के हार से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। अब नेताजी को जापान का सहयोग मिलना बंद हो गया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज़ से मंचूरिया जा रहे थे। ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट पर समय दोपहर 12 बजे एक लड़ाकू विमान उतरा। इसमें जापानी व बर्मा के अधिकारियों के साथ साथ नेताजी भी थे। इस प्लेन में 9 सीट थे, किंतु यात्रा 13 लोग कर रहे थे। यहाँ जब लंच के बाद प्लेन उड़ी तो विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण विमान ध्वस्त हो गया, किंतु नेताजी के मृत्यु का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। यह आज भी अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। विमान हादसे के 5 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक गुमनामी बाबा जी दिखे, जिसका हाव भाव, कद काठी व आवाज़ सब नेताजी जैसा दिखा। गुमनामी बाबा के मृत्यु के बाद उनके स्थान से नेताजी की किताबें व उनके परिवार के कई तस्वीरें मिले, जो नेताजी के होने के शक को पुख्ता करते हैं, किंतु नेताजी की मृत्यु का अस्पष्टता अभी तक नहीं हो पाया। यह आज भी अनसुलझी पहेली बनी हुई है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को भारत सरकार ने वर्ष 2021 में पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। देश की स्वाधीनता आंदोलनों के नायकों में से एक नेताजी की जीवनी, उनके विचार और उनका कठोर त्याग आज के युवाओं के लिए बेहद प्रेरणादायक है। उनके विचार व उनके कथन आज भी भारतीय जनमानस के दिलों में बसे हुए हैं। उनके ऊर्जावान नारे आज भी प्रासंगिक है। जय हिंद का नारा लगाते ही माहौल देशभक्ति से भर जाता है। मैं अपनी कलम को यहीं विराम देता हूं। यदि आपको यह लेख अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत।